तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो हम कवर करने वाला हमारा नेक्स्ट चैप्टर है थल एवं जल संसाधन। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे थल एवं जल संसाधन। तो ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, फिर नवीकरणीय जल संसाधन में कुछ टॉपिक है वो हम कवर करेंगे, फिर अनवीकरणीय थल संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पूरा हमारा टोटल इतना ही है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, इनके बारे में हमें सब कुछ पढ़ना है। जल के प्रकार, ठीक है, जो सूखा या फिर बाढ़ जो प्रॉब्लम आ जाती है, उन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमें टॉपिक दिया गया है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो देखो बहुत इजी है अगर मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, इजी है। अब नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं ना जिनका पुनर्जनन होता रहता है, यानी कि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं या फिर उनका पुनर्निर्माण हो सकता है। अब जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी के कुछ संसाधन प्राकृतिक गुणन द्वारा समय समय पर विस्थापित होते रहते हैं, जैसे कि वनस्पति। ठीक है, अब जैसे कि कोई पेड़ है, ठीक है, कोई पेड़ पौधे हैं, वो उनकी एक एज लिमिट होगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनके बीज होंगे, उनके बीज गिरेंगे। ठीक है, फिर नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, नए पेड़ का निर्माण हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि ये नवीकरणीय संसाधन है, वो दोबारा पुनर्निर्माण हो सकता है ना उसका। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, दूसरे शब्दों में इन संसाधनों का पुनर्जनन होता रहता है और इसलिए ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसमें कौन एग्जाम्पल क्या है? जैसे वन हो गया, चारागाह, वन्य जीव, जलीय जीव। ठीक है, जल भी इसमें आएगा। ठीक है, वाटर भी। अब वही वाटर तो वही है जो हम पी रहे हैं। ठीक है, वही पहले राजा महाराजाओं ने वही पानी पिया था, हम भी वही पानी पी रहे हैं। ठीक है, पानी ऐसा तो है कि जो हमने पी लिया फिर वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, इतना हम सबको पता है वो। तो ठीक है, जल भी एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसका पुनर्चक्रण होता रहता है। अब देखो, जो एस्ट्रोनॉट है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊँ। एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं? अब वो उतना सामान तो वहाँ नहीं कैरी कर सकते ना, इतना सामान तो नहीं ले जा सकते, एक लिमिट होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो जितना वो पानी ले जाते हैं उसी पानी को वो प्योरीफाई करके, ठीक है, फिल्टर करते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन से उसी पानी को दोबारा यूज़ करते हैं वो लोग। ठीक है, ऐसा होता है। अब हमारे यहाँ हम जैसे अर्थ में हैं, अगर हम भूजल का उपयोग कर रहे हैं तो फिर वो हम दोबारा जो हम नया जल यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? धरती से ही तो आ रहा है। वही जल तो है, धरती में जाकर के प्योरीफाई हो रहा है। तो वही सेम चीज़ वहाँ पे करते हैं एस्ट्रोनॉट। ठीक है, तो ठीक है, इतना समझ गए। अब हम पढ़ते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अब अनवीकरण संसाधन क्या होता है? एक बार निक्षेपित खनिज का उपयोग हो जाने पर उसको पुनर्जनित नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया ना, उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि वो एक लिमिट में है वो चीज़। ठीक है, अब जैसे कि जीवाश्म है, जैसे कि पेट्रोल ईंधन है, ठीक है, कोयला है। अब देखो इनका ऐसा है कि कुछ टाइम के बाद ये पूरे ख़त्म हो जाएंगे, पूरे इनकी वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर अभी हम टोटली इन पर डिपेंडेंट है ना, कितनी सारी चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, और जो मृदा है ना, इसी प्रकार मृदा का निर्माण भी क्या होता है? बहुत धीमी प्रक्रिया है, और जो उसकी ऊपरी मृदा है उसको बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये भी एक अनवीकरणीय संसाधन है। अब हम पढ़ते हैं नवीकरणीय संसाधन में जल। नवीकरणीय जल संसाधन। अब देखो, जल कितना उपयोगी है हमारे लिए, हम सभी जानते हैं। ठीक है, जल तो क्या हो रहा है कि जल का क्या हो रहा है? प्रदूषण इतना बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी में उसके बारे में बताया गया है कि देखो यहाँ पे दे रखा है, मानव की उत्तरजीविता सदियों से समाज की भूमि और जल संसाधन पर निर्भर रही है। ठीक है, पहले के लोग तो क्या करते थे? नदियों के किनारे बसते थे। ठीक है, नदियों के किनारे बसते थे, और यहाँ पे दे रखे नदी के तटों और घाटियों ने मानव बस्तियों की बसावट को प्रभावित किया है। ठीक है, अब जो सभ्यताएँ थी, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ रखी है सिंधु सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, वो कहाँ बस विकसित हुई? वो नदियों के किनारे ही तो विकसित हुई, क्योंकि क्या होता था वहाँ से? नदियों के किनारे बसने से एक तो जलापूर्ति की समस्या नहीं होती थी। ठीक है, जल हमें मिल जाता था अच्छे से, और जो लोग किसान होते थे, खेतिहर, तो उन खेती के लिए उनके पास जल अच्छे से वो उपलब्ध हो जाता था, व्यापार के लिए अच्छा बन जाता था। ठीक है, साधन सही हो, व्यापार के लिए भी सही होता था कि नदियों के किनारे बसना। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ प्राचीन सभ्यता क्या होती हैं, तो नदियों के तटों पर फली फूली, और क्या हो गया, नदियों की बाढ़ में नष्ट भी हो गई। ठीक है, अब कुछ कारण से वो नष्ट भी हो गई, समाप्त हो गई। अब देखो,
अब मनुष्य को जल और भूमि का चक्रीय संबंध आ गया समझ में, ठीक है। अब फिर क्या है, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जल की मात्रा कितनी है, ठीक है। अब ऐसा है ना, कुछ खारा जल है कोई, ठीक है, कोई मीठा जल है, ठीक है, कोई लवणीय जल, अलवणीय जल, इसके कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। आप देखो मीठा जल क्या है, मानव जीवन के निर्वहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ में से एक है। अब इसको क्या पंचतत्व होते हैं ना, तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष और जल में से एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, ठीक है। अब देखो लगभग 73% कृषि, 20% उद्योग और शेष घरेलू तथा मनोरंजन आवश्यकताओं जैसे पीने और अन्य उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है जल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं कि कितना परसेंट पानी मीठा जल है, कितना परसेंट हमारे लिए उपलब्ध है, ठीक है। इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। ये डेटा याद कर लेना, वैसे इतना पूरा इतनी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप मोटा मोटा एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखो, अब कह रहे हैं कि इसी कमी वाले उत्पाद का 90% से अधिक भूजल के रूप में, जबकि 1% ही झीलों और तालों में है, ठीक है। 1% ही सिर्फ और सिर्फ झीलों और तालों में है, ठीक है। तो इतना आप पढ़ लेना। अब देखो जल चक्र, अब हम जल चक्र को देखेंगे। अब जल चक्र का क्या होता है, जल का चक्र होता है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एक बार, ठीक है। तो जल चक्र क्या होता है कि जो वर्षा के बाद जो जल आता है, ठीक है, वर्षा के बाद जो जल आता है, भले वो झीलों में हो, ठीक है, भले वो नदियों के माध्यम से हो, ठीक है, पर्वतों से आ रहा हो, वो कुछ तो भूमि के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब भूमि के अंदर के बाद भी कुछ जल तो वो महासागरों में चल जाएगा, ठीक है। और कुछ जल जो झीलों में है, नदियों के माध्यम से, वो लास्ट में जाता क्या है, महासागरों में मिलता है, ठीक है। अब महासागरों में चला गया वर्षा के बाद। अब महासागर में क्या होता है कि सबसे बड़ा स्रोत है जल का, ठीक है। अब सूर्य की उपस्थिति में जब वाष्पित होगा जल, ठीक है, वाष्पीकरण की क्रिया होगी, वाष्पित होगा जल, तो सारा जल मतलब सारा नहीं, सॉरी, तो कुछ जल क्या होता है, वाष्पित हो जाता है, इतना कि वर्षा हो सके, ठीक है। कुछ महासागरों से जाएगा, कुछ झीलों से भी जाएगा, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन होता है पेड़ों के माध्यम से, वो जल जाएगा और वो फिर वहाँ पे क्या होता है, बादल बनते हैं और वही वर्षण होता है, ठीक है। इस प्रकार से जल चक्र हमारा चलता रहता है, ठीक है। उसमें एक प्रक्रिया होती है संघनन। देखो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन और संघनन तीनों अलग अलग चीज़ हैं, आपको तीनों को मैं डिटेल में पढ़ाती हूँ। देखो वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया ना जब पेड़ों से जो जल है वो वाष्पित होता है, ठीक है। पेड़ों की सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है, वो वाष्पित होता है पेड़ों से, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन से पेड़ों में क्या होता है, जल हानि भी हो जाती है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण तो ठीक है, जल का वाष्पित होना, ठीक है, और भाप बन के उड़ना। और संघनन क्या होता है, जो उल्टा होता है, ठीक है। जब संघनित होकर के जो बूंदें हैं ना, वो धरती पे गिरती हैं, संघनन, जैसे कि हम कहते हैं ओस पड़ी है, वो ओस पड़ी यानी कि संघनन है वो, ठीक है। तो ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पे देखो वर्षण में कह रहा है कि कौन कौन से, अब वर्षा में कौन कौन सी चीज़ें हम शामिल करेंगे, वर्षा है, हिम है, ओला है, ठीक है, बर्फ पड़ना, ये सब किस में आएगा, वर्षण में आएगा, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं कि जल वायुमंडल से संघनन, निक्षेपण और वर्षा के द्वारा भूमि और सागर में वापस आ जाती है। देखो संघनन फिर इसमें बताया भी गया है कि संघनन क्या है। संघनन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा जल क्या वाष्प प्रावस्था से तरल अवस्था, ठीक है, में परिवर्तित हो जाता है। निक्षेपण क्या है, निक्षेपण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल सीधे वाष्प से ठोस में बदल जाता है, ठीक है। इसको याद कर लेना, ये डेफिनेशन पूछी जाती है, मतलब क्या आएगा, 1 मार्क क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेगा क्वेश्चन की वह प्रक्रिया बताइए जिसके द्वारा जल वाष्प से सीधे ठोस प्रावस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब हम क्या बताएंगे, निक्षेपण है उसका आंसर, ठीक है। अब वायुमंडल में जल की नन्ही बूंदों और हिमकणों से जो संघनन और निक्षेपण से बादल बनते हैं, मतलब जो बनते हैं वो बादल होते हैं, ठीक है। और पृथ्वी पर जल की मुख्य मात्रा वर्षा से ही प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वाहित जल। और जो वाहित जल है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, वो सीधे समुद्र में चल जाता है, ठीक है। बहता जल मृदा अपरदन
और अंतर्निहित चट्टानों के क्षरण और कर्मक की तरह कार्य करता है। बरसाती मौसम में अत्यधिक वाहित जल देश के अनेक भागों में बाढ़ आता है। अब ऊर्ध्वपातन देखो, ऊर्ध्वपातन इसी बार आया पेपर में और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये गलत भी हुआ है। देखो ऊर्ध्वपातन है, निक्षेपण है, संघनन है, ये सब चीज़ें तो पढ़ेगा क्योंकि वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण तो ईजी है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इन चीज़ों में बहुत डाउट रहता है बच्चों को, ठीक है। ये डेफिनेशन इनको याद कर ही लेना अच्छे से, ठीक है। मतलब ये सोचो कि ये क्वेश्चन आना है तो आना है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस क्या होता है, सीधे वाष्प में बदल जाता है। और कैसे, बिना तरल अवस्था में आए हुए, यानी कि ठोस है वो ठोस से, यानी कि वो क्या हो रहा है। अब पहले अगर हम सोच लो पानी है, बर्फ़ है, अगर उसको पिघलाएंगे तो क्या होगा, पहले तो पानी बनेगा फिर उड़ेगा ना, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। वो उधर पार्ट में, ठीक है, सब्लिमेशन है ये। ठोस सीधा पानी बनाए बिना, सीधा तरल अवस्था में आए बिना वाष्पित हो जाता है, ठीक है। ये होता है उधर पार्ट में। अब देखो कब कहाँ होता है, जब तापमान हिमकरण से काफ़ी नीचे रहता है, तो ऐसे काल में बर्फ़ के पत्रकों का क्रमिक रूप से लुप्त होना ऊर्ध्वपात का एक उदाहरण है, ठीक है। अब देखो वाष्पन हम सभी जानते हैं, इवेपोरेशन वह प्रक्रिया जिससे क्या होता है, जिसके द्वारा तरल जल परिवेशी तापमान पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन, मैंने बताया था ना, इसका अर्थ है कि पादपों की पत्तियों से वाष्प के रूप में जल की हानि से है, जल हानि बोलते हैं, ठीक है। थल पर काफ़ी वाष्पोत्सर्जन होता है। अब देखो एग्जाम्पल लो, जैसे कि सिर्फ वाष्पोत्सर्जन से ही, ठीक है, जल की हानि एक हेक्टेयर के मक्का के खेत में कितना, लगभग 35,000 लीटर प्रतिदिन की होती है। सोच रहे तो कितने जल की आवश्यकता होती होगी, मतलब, ठीक है, पौधों को, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन इतना होता है, पत्तियों से होता है, ठीक है। अब देखो जल के प्रकार हम देख लेते हैं, ठीक है, जल के प्रकार देख लेते हैं, कितना परसेंट क्या है ये हमें देखना है। सबसे कम मीठा जल, फिर खारा जल, फिर समुद्री जल, ठीक है। अब मीठे जल की मात्रा सबसे कम है। अब जल जो कि एक सर्वविलायक है, ठीक है, में अनिवार्य रूप से अनेक विलेय लवण होते हैं, ठीक है। अब मीठे जल में क्या होता है, लवण की कुल मात्रा 1% 5% से कम रहती है, ठीक है, इसको याद रखना। और खारा जल क्या होता है, इसमें घुले हुए लवणों की मात्रा, देखो इसमें घुले हुए लवणों की मात्रा मीठे जल से अधिक होती है, और ये कितनी होती है, 0.5 से 3.5% के बीच, ठीक है। और समुद्री जल की औसत लवणता लगभग स्थिर रहती है, जो भारानुसार 35 भाग लवण प्रति 1000 भाग जल है, और इसे कितना 3.5% लिखा जाता है, ठीक है। अब समुद्र जल के औसत लवण संयोजन की सारणी 4.2 में दिया गया है। चलो अब देखो सतह पर भूजल का अत्यधिक दोहन, इसको देखो। अब ऐसा है ना, जो भूजल है ना उसका अत्यधिक दोहन तो हो रहा है। अब ऐसा होता है कि हम ज़्यादा तो सिर्फ भूजल पे ही निर्भर करते हैं, ठीक है। अब ऐसा हो रहा है, जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है इंडिया में। अब जनसंख्या सोचो अगर बढ़ेगी, और पानी तो उतना ही है, पानी की मात्रा तो नहीं बढ़ रही है ना, पानी उतना है, पानी लिमिटेड अमाउंट में है, और लोग बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली अब जितना पानी 10 लोगों में बढ़ रहा था, उसी पानी को अब हमें क्या करना है, हमें 20 लोगों में बांटना है, तो क्या होगा, सबको कम ही तो पानी मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, पानी की मात्रा कम हो रही है, और जल स्तर काफ़ी नीचे गिर चुका है, ठीक है। बहुत जगहों पे पानी की बहुत समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि जल स्तर इतना नीचे गिर चुका है, एक लिमिटेड टाइम तक पानी आता है, अब उसमें उन्हें सब कुछ मैनेज करना होता है लोगों को, ठीक है। जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, इसलिए क्या होता है कि जनसंख्या कानून का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि जल जो वर्षण के रूप में गिरता है, भूमि के नीचे चट्टानों में चला जाता है और भूजल में एकत्रित हो जाता है, और पत्थरों की वह परत जिससे होकर ये नीचे जाता है, ठीक है, अंतर्स्रावित होता रहता है, जलभर क्या कहलाती है, जलभर कहलाती है, ठीक है। और जल को कुएँ खोदकर उपयोग में लाया जाता है। अब ऐसा हो रहा है कि पहले तो कुएँ खोद देते थे तो उनसे पानी आता था, अब ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा कुएँ खोद रहे ना। अब देखो कहीं एक ऐसी जगह है जहाँ पे भूजल की मात्रा सही है, मतलब ठीक है, भूजल सही है, वहाँ पे धरती के नीचे पानी आता रहता है। अगर वहाँ पे 2-3 कुएँ हैं तो सही है, पर्याप्त मात्रा में पानी आ रहा है। अब वहाँ पर लोग ज़्यादा बस गए, उन्होंने ज़्यादा कुएँ खोद दिए, तो क्या होगा, जल स्तर गिर जाएगा। आजकल क्या हो रहा है, कुएँ ज़्यादा हो रहे हैं और पानी कम हो रहा है, ठीक है। चलो इतना हम पढ़ लेते हैं।
अब हम देखते हैं कि भूजल की क्षीणता। अब इसमें कह रहे हैं ना, ये जो बॉक्स में दिए गए टॉपिक होते हैं ना, इसको आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इसको पढ़ लेना, हालांकि मैं पढ़ देती हूँ लेकिन इनको आप पढ़ के ही जाना। और जो कुछ डिटेल्स दी होती है ना एग्ज़ाम में, जैसे कि एग्जाम्पल होते हैं बहुत सारे, या फिर कोई जैसे कि स्पीसीज़ हो गई जैसे, ठीक है, वन संसाधन में, ठीक है, कौन से पेड़ कहाँ कौन से में पाए जाते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं तो उनको आपको पढ़ के जाना है कि कहाँ से क्वेश्चन उठा दिया जाए, कुछ पता नहीं, ठीक है। बच्चों को एग्जाम्पल ही याद नहीं होगा तो क्या टिक करेंगे। अब देखो, भूजल पेयजल का एक प्रमुख सूत्र है, ठीक है। इसका आकलित उपयोग लगभग 50% का है, लेकिन इसकी उपलब्धता वर्षा और पुनर्भरण क्षमता पर अधिक निर्भर करती है, ठीक है, क्योंकि इसकी मांग निरंतर बढ़ रही है और इससे जल की कमी हो गई है, और जहाँ कहीं उपलब्ध है प्रदूषित है। अब ये बात भी तो है ना, प्रदूषण भी तो इतना बढ़ गया है। हालांकि जनसंख्या बढ़ रही है, अगर लोग जल का संसाधन का अच्छे से उपयोग करें तो फिर भी अगर सबको बराबर पानी पहुँचे, अगर ऐसे उपयोग भी करें तो भी ये संभव नहीं हो पा रहा है। क्यों? प्रदूषण इतना बढ़ गया है ना। अब नदियों में भी क्या हो रहा है, नदियों में क्या होता है कि कूड़े को फेंक देते हैं, या फिर अगर कोई जानवर मर गया तो उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक है। वो उद्योगों से, कंपनियों से निकला जो कचरा मल होता है उसको ऐसे ही नदियों में फेंक दिया जाता है। क्या होता है कि अभी हाल ही में एक मैं नाम ले लूँगी नदी का, वो नदी इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो गई थी कि उसमें क्या पूरा झाग बन गया था वो पानी, ठीक है। वैसे कि ऐसा बन गया था कि नदी में बादल बन गए हैं। अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट में बताना, ठीक है। तो ऐसे केसेस भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नदियों में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि नदियाँ तक अब शुद्ध नहीं रही हैं, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है। तो ऐसे में हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि सबको पानी सबको पहुँचे, सबके लिए बराबर मात्रा में पहुँचे, है ना। तो फिर देखो, दोहन के स्तर बढ़ गए हैं, ठीक है। खेती, उद्योगों के क्षेत्र में कूपों के जल का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि जल संरक्षण विधियों की कमी, जल के अप्रभावी उपयोग, कम भूजल पुनर्भरण और मीठे जल के स्रोतों की गुणवत्ता में कमी के कारण हो सकता है। अब जल प्रदूषण की हम पहचान कर सकते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, लवण और कार्बन तत्वों की अधिकता से होती है, क्या होती है, जल प्रदूषण की पहचान, ठीक है। अब देखो, कृषि में ना जल का सर्वाधिक उपयोग होता है कृषि में, ठीक है। अभी मैंने बताया। अब कैसे, देखो, अभी हमने वाष्पोत्सर्जन पढ़ा, कितना पानी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इतना हमें पता होना चाहिए कि कृषि में सर्वाधिक जल का उपयोग होता है। अब लगभग 70% उपलब्ध जल प्रतिवर्ष विश्वव्यापी रूप से कृषि पर उत्पादन पर खर्च हो जाता है। अब एशिया में क्या है, कुल वार्षिक जल निकासी का 86% है, ठीक है, जबकि उत्तर और मध्य अमेरिका में 49% और यूरोप में 38% है, ठीक है। चलो, इतना पढ़ लेना। भारत में हरित क्रांति ने ऊर्जा और संसाधन सघन कृषि के युग का सूत्रपात किया। अब हरित क्रांति भी आई। जल हरित क्रांति में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और निकासी के जरिए प्रमुख निवेश था, और इसने पिछले 40 वर्षों में गेहूं और चावल के उत्पादन वृद्धि में सर्वाधिक योगदान दिया है, ठीक है। अब देखो, जल स्रोतों का निम्नीकरण अगर हम पढ़ें, ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि क्या हो रहा है, एक गंभीर समस्या बनी हुई है जल स्रोतों का ठीक है, और उनका संदूषण, जिससे वह मानव उपभोग के लिए जल के स्रोतों के रूपित हो जाए, आज की एक गंभीर समस्या है, ठीक है। अब देखो कैसे, हमारे अधिकांश जल निकाय जैसे कि नदियाँ हैं, झीलें हैं, महासागर, नदमुख और भूजल निकाय है सघन, अभी क्या हो रहा है, शहरीकरण, औद्योगिकरण, ठीक है, वनोरोपण के कारण गंभीर प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। अब शहरीकरण हो रहा है और कितनी सारी कंपनियां बन रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, वहाँ पे घर बन रहे हैं, नए नए बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही हैं, ठीक है। नुकसान क्या हो रहा है, हमारा ही तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्रकृति की अगर हम एक चीज़ को भी नुकसान करें तो पूरा साइकिल ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब वर्षा लाने के लिए भी पेड़ की कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, ठीक है। पेड़ भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वर्षा होने में। पेड़ कट रहे हैं तो क्या हो रहा है, वर्षा भी तो नहीं होगी, कम ही तो होगी, ठीक है। तो इतना देखो। अब कितना देखो, इसमें कह रहा है कि मृदा आवर्तन के कारण गाद का जमा होना उसकी जल धारण क्षमता को निरंतर कम करता जा रहा है, ठीक है। अब पेयजल की कमी तो हम देख ही रहे हैं। अब हम देखो बाढ़ और सूखा। अब ये क्या है कि बाढ़ सभी प्राकृतिक आपदा में सबसे सामान्य है, वैसे तो सबसे भयानक आपदा है बाढ़, ठीक है। बाढ़ नियमित रूप से कितना 20,000 से अधिक जान ले लेती है और 7.5 करोड़ लोगों को विश्व भर में व्यापक रूप से प्रभावित करती है, ठीक है।
अब देखो ना, हमने पढ़ा। अब भारत में क्या है कि भारत में बाढ़ से औसत रूप से विश्व भर में होने वाली मौतों की 20% मौतें और 60 करोड़ रुपए की हानि प्रति वर्ष हो सकती है। देखो पर ईयर इतना लॉस हो रहा है बाढ़ की वजह से। अब जीवन की हानि, संपत्ति की क्षति के अतिरिक्त लाखों व्यक्ति प्रतिवर्ष दक्षिण एशियाई देशों में बाढ़ के कारण क्या हो रहे हैं, विस्थापित होते जा रहे हैं। ठीक है। अब देखो, बाढ़ जल का एक विसर्जन है जो नदी की नहर क्षमता से अधिक का होता है। अब बाढ़ें जो है विभिन्न कारणों से आते हैं जिनमें सम्मिलित हैं। ठीक है। अब देखो, बाढ़ों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना कुछ चीज़ों के द्वारा संभव है। कैसे? अगर हम उपयुक्त स्थानों पर बांधों और जलाशयों का निर्माण करें। ठीक है। नदियों और नहरों का तटबंध को मजबूत करें अगर हम। ठीक है। नदियों और नहरों और जलाशयों की धारण क्षमता को आवर्ती रूप से गाद निकालकर और उन्हें गहरा करके बेहतर बनाएं। नदी अथवा जलभाग से अन्य नहरों और जलमार्गों में बाढ़ के जल का अपवर्तन करना। बाढ़ मैदान प्रबंधन तकनीकों को अपनाना, तालाबों, जलाशयों, टंकियों को बनाना और जलमार्गों के अवरोधों को दूर करके उन्हें बढ़ाना और निर्माण कार्य से बचना। ठीक है। अब सूखे को इतना हम जानते हैं। अब राजस्थान में सूखे का एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है। अब देखो, इसको आप पढ़ लेना, केस स्टडी क्वेश्चन, केस स्टडी है, इसको आप पढ़ लेना। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें बस बताया गया है कि राजस्थान में जब सूखा हुआ तो क्या हुआ था कि 32 जिलों में से 31 जिलों में सूखा था। ठीक है। और 25 जिले तो पूरी तरह से प्रभावित थे। देखो इसमें दिया गया कितनी ज़्यादा वहाँ पर हानि हुई, इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है। अब ये देखते हैं। अब कह रहा है कि ना, सूखे के अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं जो सामान्यतः उस क्षेत्र से परे तक विस्तारित रहते हैं जहाँ वास्तव में जल की कमी होती है। अब देखो कैसे हो सकती है। आर्थिक रूप से क्या होगा, फसल खराब हो सकती है, हमारे डेयरी, मवेशी, मछली उत्पादन की हानि होगी। पर्यावरणीय रूप से पादप और जंतु प्रजातियों की हानि होगी, मृदा अपरदन। सामाजिक रूप से क्या होगा, भोजन की कमी। ठीक है। अब देखो, ये कुछ है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि अगर सूखा है तो क्या होता है, गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि गरीब किस पे डिपेंड करते हैं, भोजन पे, मतलब वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं और कृषि पे निर्भर करते हैं ना। अब जो लोग कृषि पे निर्भर करते हैं, अगर वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, उनका अनाज ही नहीं हो पाएगा, बेच नहीं पाएंगे। और जो गरीब है, भले ही वो कृषि पर निर्भर नहीं करते हो, अब जहाँ पे वो आमदनी का उनका साधन है, अगर सूखा हो जाए तो क्या होगा, सूखा हो जाएगा तो भोजन तो नहीं मिलेगा ना आसानी से, यानी कि खेती नहीं हो पाएगी। सूखा होगा तो पर्याप्त मात्रा में जल नहीं होगा ना, पर्याप्त मात्रा में जल ही नहीं होगा तो क्या होगा, जितना जल है वो महंगा हो जाएगा। ठीक है। महंगा हो जाएगा तो क्या, गरीबों के लिए खरीदना आसान नहीं होगा, भुखमरी जैसी समस्या आ जाएंगी। ठीक है। सामाजिक रूप से भोजन कमी, स्वास्थ्य की क्षति, जल उपयोगकर्ताओं के बीच विवाद हो जाएगा। अब इसमें जल संचयन के उपाय कह रहे हैं, जैसे कैसे कर सकते हैं हम, छतों से वाहित जल को हम एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है। जो छत है, अगर वहाँ पे हम ऐसे पाइप लगा करके, ठीक है, ऐसे कट करके अगर हम उसको स्टोर कर लें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। हम उस जल को खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखो, कैचमेंट जल ग्रहण क्षेत्र से वाहित जल को एकत्रित करना, तालाबों और जलाशयों में स्थानीय सरिताओं से बाढ़ के मौसम जल को एकत्रित करना, ये सारी तकनीक है। ठीक है। इन तकनीकों को हम वाली तकनीक आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि पेयजल प्रदान करना। ठीक है। अब ये क्या है, इन तकनीकों से निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं। कैसे? पेयजल प्रदान करना, सिंचाई के लिए जल प्रदान करना। ठीक है। भूजल पुनर्भरण में वृद्धि हो गया, बाढ़ का पानी के विस्तरण। ठीक है। और तटीय क्षेत्र में समुद्र जल के आने को कम करना। ठीक है। चलो, इतना हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ना, ये क्या होता है कि ड्रिप तंत्र पे सिंचाई के जो साधन, जैसे कि हम जल का क्या करें, संरक्षण करें, उपयोग तो करें लेकिन उनका ऐसे उपयोग करें कि वो सही उपयोग हो। ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए क्या आ गया, जल संचयन की हम पारंपरिक प्रणालियों को पढ़े हैं। ठीक है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक तरीके जल संचयन की पारंपरिक प्रणालियों में उपयोग किए जा रहे हैं। जैसे क्या होता है कि उदाहरण के लिए जोहड़ों तालाब में सतह जल निकायों और कुंडों का चलन देश के अनेक भागों में। ठीक है। जैसे कि उत्तर पूर्वी पहाड़ों में जल संरक्षण के लिए बांस से क्या बनाए जाते हैं, ट्रप सिंचाई बनाई जाती है, ड्रिप। ठीक है। यानी बचपन में पढ़ा हुआ। ठीक है। अब ये कितने होते हैं, कुछ 10 किलोमीटर तक लंबे होते हैं, जब कैसे और ढलानों पर बनते हैं। देखो यहाँ पे, देखो ये देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम, ये देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। क्या हो गया, पानी आया, ठीक है, ऐसे
पानी आया ऐसे यहाँ से यहाँ, ढलान पे बनते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और ये कैसे होगा? ड्रिप तंत्र, यानी कि जहाँ पे पौधा है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे छेद बनाया जाता है जिससे कि वो पानी सीधे उन पौधों के ऊपर गिरे, ठीक है। ये एक टपक सिंचाई बोलते हैं इनको, टपक सिंचाई, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन आया था इसी बार एग्जाम में। जो क्वेश्चन बोल रही हूँ ना आया था, उनको देख लो एक बार यार, मैंने पेपर देख रखा है इस बार, तो उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको बता रही हूँ। इस बार क्वेश्चन आया था कि जो कुल की सिंचाई है ना, कौन से राज्य में आती है, ठीक है। ऑप्शन थे ऐसे ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ऐसे दे रखे थे। अब देखो पता होना चाहिए ये कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखे हैं कुल जल की नहरें हैं जो अवशेपी पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं। ये नहरें हिमाचल प्रदेश और जम्मू की स्पीति। अब वहाँ पे अगर जम्मू की स्पीति आएगा तब आप टिक करेंगे, मतलब अगर देखो ऑप्शन में ना हिमाचल प्रदेश अगर आया है तो वो ठीक सही है, अगर जम्मू कश्मीर आया तो वो गलत है। हाँ, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, जम्मू की स्पीति आया है तब वो सही होगा, ठीक है। घाटी में हिमनदों से गाँव में लाकर, अब दोनों को अगर ऑप्शन आ गए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू की स्पीति दोनों सही हैं। हालांकि दोनों नहीं आएंगे, एक आएगा, तो इन दोनों को याद करना। मोस्टली हिमाचल प्रदेश ही आता है, ठीक है। जहाँ भूभाग दलदली होता है वहाँ कुल के पत्थरों से अस्तरित कर दिया जाता है जिससे ये अवरुद्ध न हो सके, ठीक है। यह पुल कितना लंबा 10 किलोमीटर लंबी होती है और सदियों से अस्तित्व में है। पुल का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका हिम्मत का सिरा होता है जिसको तैयार किया जाता है। इस भाग को कचरे से मुक्त रखना आवश्यक है। और गांव में पुल एक गोल टंकी में खुलता है जिससे पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो इतना हमने पढ़ लिया। अब राष्ट्रपति भवन में जो वर्षा जल संग्रहण है वो कैसे होता है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। डगबल का प्रयोग किया जाता है कि 1 लाख लीटर की वर्षा जल भंडारण टंकी से क्या किया जाता है, परिवाहित जल को भंडारण करने के लिए 2 कूपों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ? राष्ट्रपति भवन में। अब यहाँ पे वर्षा जल संरक्षण दे रखा है, कैसे हम छत के माध्यम से हम जल का संग्रहण कर सकते हैं, टंकी में भर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन, हम कैसे उनका संरक्षण करें और प्रबंधन करें उनका, ठीक है। अब देखो जल नियंत्रण क्या हो रहा है, एक कमी वाला उत्पाद बनता जा रहा है, ठीक है। निरंतर उसकी कमी होती जा रही है क्योंकि पीने योग्य पानी तो बहुत कम है ना। हालांकि पानी बहुत है पृथ्वी में, लेकिन पीने योग्य पानी तो बहुत कम है ना। इसकी कमी हम सब के लिए खतरा है, जो हमारी आजीविका और कभी कभी हमारे जीवन के लिए भी खतरा हो सकती है। अब करोड़ जनों के लिए मीठे पानी की कमी को अपर्याप्त मात्रा के रूप में ही नहीं बल्कि खराब गुणवत्ता के जल के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। जैसे कि क्या होगा 2001 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा रिपोर्ट किया गया है अगले 25 वर्ष में विश्व की 1/3 जनसंख्या जल की गंभीर कमी को झेलेगी। और ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी तो हो जा रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, अभी ये समस्या तो आनी ही है, ठीक है। अभी भी 1 अरब से अधिक लोगों को सुरक्षित पेयजल नहीं पहुँचा है, ठीक है, पहुँच नहीं है। और 3 अरब जनों यानी कि पृथ्वी की जनसंख्या के आधे की मूलभूत सीवेज प्रणालियों तक पहुँच नहीं है, ठीक है। इतनी समस्या आ गई पृथ्वी में, ठीक है, इतनी ज़्यादा मतलब समस्या आ गई लोगों में, लेकिन फिर भी इनके संरक्षण का उपाय लोग नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हम सबको इसके महत्व को जानने की आवश्यकता है और हम सभी को इसके उपायों के बारे में सोचना चाहिए। संग्रहण के बारे में हम ज़्यादा नहीं करें तो अपने घर के जो वर्षा के जल है उसी को संग्रहण कर लें, ठीक है। कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है जो मैं पॉइंट आपको बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। विकासशील देशों में उत्पन्न होने वाले कुल सीवेज का 90% से अधिक थल और जल में अनउपचारित वापस लौट जाते हैं। अब देखो जो पॉइंट मैं आपको वैसे बोल रही हूँ कि जैसे जनसंख्या बढ़ती है और आर्थिक विकास सघन होता है, जल संसाधनों के पुनरुत्पादन, नियंत्रण, आवंटन और उपयोग के लिए दीर्घकालिक नीतिगत निर्णय लिए जाने चाहिए। जनसंख्या ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब सिर्फ जनसंख्या ही नहीं यार, क्योंकि प्रदूषण भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है जल की, ठीक है। प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है। अगर जल हम जल को प्रदूषित ना होने दें, ठीक है, और वर्षा के जल को संग्रहित करें, ठीक है, जल में कोई प्रदूषण ना होने दें, उसकी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, ठीक है, उसका निरंतर ध्यान रखते रहें, तो बहुत हद तक हम बचा सकते हैं जल को, बहुत हद तक हम चीज़ों को सही कर सकते हैं, ठीक है। अब लोग इतने जागरूक ही नहीं हैं, ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमारे लिए तो सब अगर जल उपलब्ध है, लेकिन भावी पीढ़ियों के लिए बहुत समस्याएं आने वाली हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। जल संसाधनों के प्रबंधन का अर्थ है जल क्या है प्रबंधन का अर्थ, जल के भंडार अथवा स्रोत के जीवन को क्या
खतरे में डाले बिना विभिन्न कार्यक्रमों को विभिन्न उपयोगों के लिए अधिक गुणवत्ता के जल की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करने के कार्यक्रम से है। ठीक है, अब जैसे कि सभी प्रकार के उपयोगों के लिए उचित गुणवत्ता का जल उपलब्ध हो। ठीक है, इस बहुमूल्य संसाधन का उपयोग दुरुपयोग या फिर बर्बादी ना हो। ठीक है, ये सब इसमें दिया गया है। अब कहना है कि समुद्री जल का विलवीकरण। अब सौर ऊर्जा के प्रयोग द्वारा समुद्री जल को अवशोषित किया जा सकता है अतः अच्छी गुणवत्ता का मीठा पानी प्राप्त हो सकता है। अब देखो समुद्री जल है ना, उसका हम ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत खारा होता है। समुद्र जल के विलवनीकरण की यह विधि हमारे देश में गुजरात में, भावनगर और राजस्थान में चूरू में उपयोग की जा रही है। अब जो समुद्री जल है उसका भी हम अगर फिल्टरीकरण करके अगर उसको हम करें, ठीक है, विलवनीकरण करें उसका हम, तो वो अच्छी गुणवत्ता का मीठा पानी हमें प्राप्त हो सकता है। और ये कहाँ हो रहा है? गुजरात में भावनगर और राजस्थान में चूरू। याद रखना एग्जाम्पल। ठीक है, कैसे हो रहा है यहाँ पे देखो डायग्राम दिया गया है। अब देखो अपशिष्ट जल के बारे में बोल रहे हैं कि घरेलू और नगरपालिका अपशिष्ट जल कार्बनिक पोषकों से समृद्ध होता है। अब देखो अगर यदि इस प्रकार से जल को रोग पैदा करने वाले रोगाणु और विषैले तत्व से मुक्त कर दिया जाए तो इसका उपयोग क्या खेतों, बगीचों और अन्य वनस्पतियों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इनको हम देख लेते हैं एक बार। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश मानव जीवन के निर्वहन के लिए सबसे प्रमुख पदार्थों में से एक है, क्या है वो? मीठा जल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है पृथ्वी पर जल की गति सतत होती है। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी आएगा। अब थर्ड है जल जो कि एक क्या है? विलायक है। में अनिवार्य रूप से अनेक घुलनशील क्या होते हैं? लवण होते हैं। कृषि जल का सबसे बड़ा क्या है? उपभोक्ता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है तो इसमें आएगा हमारा बाढ़ जल का वह विसर्जन है जो नदी की नहर क्षमता से अधिक होता है। ठीक है, लास्ट सिक्स हमारा है कृष्णा ट्रिब्यूनल का निर्णय 1937 में हुआ था। देखो बहुत प्रश्न में जो क्वेश्चन आते हैं इनको जरूर देख लेना क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा है जल अनेक पारंपरिक तंत्र में संचयन विधियों द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनवीकरणीय थल संसाधन। अनवीकरण में सबसे पहले हमारा पास आएगा भूमि संसाधन। ठीक है, अब भूमि हमारे लिए एक मौलिक संसाधन है जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब वास्तव में क्या है कि ये वह आधार है जिस पर संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र टिका है और सभी थली पादपों और जंतुओं के लिए जीवन स्थल है, यानी कि हमारे लिए पर्यावरण हमारा भूमि है। ठीक है, अब भूमि जनसंख्या में वृद्धि करना अत्यधिक दबाव में है हमारे थल पिंड पर, जिन पर 1901 में कितने 23.8 करोड़ जन रहते थे, वहाँ अभी कितने हैं? 120 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति रहते हैं। अब देखो कितना मतलब अत्यधिक दबाव में है। ठीक है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई अथवा वनोरोपण के परिणाम स्वरूप भू संसाधनों के कटु प्रबंधन में से मृदा और भूदृश्यों की गुणवत्ता को काफ़ी क्षति हुई है। देखो भूमि संसाधन में कैसे हो रहा है कि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है क्योंकि ऐसा है कि वृक्ष की कटाई हो रही है ना, जो वृक्ष होते हैं वो हमारी भूमि को ऐसे पकड़े रहते हैं। ठीक है, अपनी जड़ों से। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारा वो नहीं होता, भूस्खलन नहीं होता। ठीक है, अब क्या हो रहा है? पेड़ ही नहीं है तो कहाँ जरा सी वर्षा हो ही नहीं, ले पहाड़ गिर रहे हैं, कुछ हो रहा है कितनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब हम ही अपने लिए नुकसान कर रहे हैं तो फिर हम बाद में हम ही खुद ही रोते हैं। तो हमें इतना तो समझना हमें चाहिए कि हम पेड़ों को, चलो हमें पेड़ों को काटना पड़ा है तो हम उस पेड़ को हटा कर कहीं और उसका रोपण कर लें। नहीं, हमें तो काटना है पेड़, क्या करें? ठीक है, अब समस्याएं तो हमारे लिए पैदा होनी ही है। ठीक है, अब मृदा संसाधन देखो, मृदा जो है क्या है? भूमि की सबसे ऊपर की परत बनती है। सभी संसाधन में सबसे बहुमूल्य है, सबसे ऊपरी परत जो होती है, क्योंकि क्या होता है कि ये समूचे जीवन तंत्र को सहारा देते हैं। ठीक है, वनस्पतियों के लिए भोजन चारा प्रदान करती है, जीवन के अनिवार्य जल का वर्णन करती है। ठीक है, सबसे ऊपरी परत जो होती है इसमें बालू, सिल्ट, गाद और मृतिका के साथ वायु और आर्द्रता मिश्रित होती है। इसमें क्या है? समुद्र कार्बनिक और खनिज पोषक पदार्थ। देखो आप देख रहे हो मृदा में कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें लगता है कि बस इतनी सी चीज़ें, हम उसको ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे पृथ्वी का,
हमारे पर्यावरण का हमारे लिए, इसलिए तो हमें पर्यावरण से जुड़ना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। मृदा का एक प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान में भिन्न होता है, ठीक है। जो मृदाएं कार्बन तत्वों से समृद्ध होती हैं वो ऊपर होती हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि उर्वरता बनाने के लिए दुनिया भर के हम वो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। वो कीटनाशक क्या कर रहे हैं, और कीटनाशक वो क्या करते हैं कि अगर हम अत्यधिक वर्षा आई तो कीटनाशक बह के कहाँ जाते हैं, नदी में। अब उन कीटनाशक पौध उनको मारने के लिए हैं, ठीक है। जो हमारे हम उर्वरता को बढ़ाएंगे या फिर जो कीटों को मारेंगे उनके लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। और वो कीटनाशक बह के नदी में आएंगे, नदी में तो सभी जल पानी पीते हैं, ठीक है, सभी जानवर पानी पीते हैं। अब उनसे उनको नुकसान हो रहा है, नदी प्रदूषण हो रही है, सो अलग इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है ना। हम एक चीज़ का समाधान निकालते हैं, दूसरे में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हमें ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे कम से कम नुकसान हो, ठीक है। उर्वरता मृदा की जल और ऑक्सीजन को धारण करने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित प्रमुख प्रकार की मृदा पाई जाती है, और तो यहाँ पे दे रखा है, देखो कौन कौन सी है। भारत प्रमुख मिट्टी के प्रकार, अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइड में, यहाँ पे हमें डायग्राम दिए गए हैं। वन और पहाड़, जलोढ़, लाल और पीली, काली, लेटराइट और शुष्क मिट्टी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का फंसेगा, 100% फंसेगा, पक्का फंसेगा। जहाँ मैं बोल रही हूँ वहाँ पे लिख लो कौन सी मृदा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, आएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो कौन सी मृदा है, यहाँ पे देखो काली मृदा यहाँ पे है, ठीक है। लाल और पीली मिट्टी यहाँ पे है। लेटराइट बहुत कम मात्रा में, देखो यहाँ पे शुष्क और जलोढ़, ठीक है, इतना देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे दे रखा है कि गहरी लाल मृदा पठारों पर और पूर्वी बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के निचली भूमि भागों में पाई जाती है, जहाँ वर्षा कितना 100 से 300 सेंटीमीटर वर्ष और तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, ठीक है। अब ऐसी मृदा में वर्षावन और घास के मैदान उगते हैं, और ये आलू, केला, अनानास और रबड़ के उत्पादन के लिए अच्छी होती है, ठीक है। पश्चिमी और मध्य भारत के दक्कन और मालवा पठारों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। मृदा पर मृतिका का आवरण होता है, ठीक है, और ये मिश्रित घास के मैदानों दोनों को सहारा देता है, और गन्ने, मूंगफली, सोयाबीन, कपास और चावल की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैं बता रही हूँ, इन सबको पढ़ना है, ठीक है। ये जो दे रखा है ना, क्योंकि अभी मैं पढ़ लूँ भले ही, एक बार पढ़ने में आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, मतलब हल्का आपको बेसिक पता चल जाएगा, लेकिन क्या है ना, ये चीज़ आपको दोबारा पढ़नी है, तो इसको आप खुद से पढ़ना, रीडिंग करना। अब आप ये मत बोलना कि मैं हमें पढ़ा नहीं रही हूँ, आप ये कह रहे हो क्योंकि इसमें है ना कि कौन सी मिट्टी, ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं जैसे कि अब हमने पहले भी चैप्टर पढ़ा, ठीक है, कि वहाँ पे स्पीसीज देखी कि कौन से वन में कितनी % तक वर्षा होती है, कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, या फिर कौन से वन में जानवर हैं, कौन से जानवर कौन से वन में पाए जाते हैं, शीतोष्ण वन में कौन से पाए जाते हैं। अब उसके एग्जाम्पल दिए रहते हैं, वो याद करने। अब सेम चीज़ यहाँ पे है कि कौन सी मिट्टी में कौन सी, जैसे कि कपास की खेती कौन सी मिट्टी में होती है, चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो ये क्या है, इन सबको हमें पढ़ना है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन सी मिट्टी में चावल की खेती कहाँ ज़्यादा होती है। अब वो सब क्या है, हमारी चीज़ें मृदा से ही तो जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपको एक बार खुद पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल एक बार पढ़ने से आपको याद होने वाली नहीं, आपको सेल्फ रीडिंग करनी है, तब आपको याद होगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता, मेरा कंटेंट बढ़ जाता, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती मैं तो आती, लेकिन ऐसा है कि मैं आपके फ़ायदे की बात कर रही हूँ, ठीक है। पश्चिम भारत में मरुस्थलीय क्षेत्रों, ये वाली पढ़ना, कौन सी मृदा की कमी होती है, कार्बन तत्व की कमी होती है। अन्य प्रकार की मृदा है, ये पढ़ लेना। जो गंगा नदी का नदियों के बारे में है, यहाँ भी पढ़ लेना मृदा के बारे में, और हिमालय क्षेत्र में पढ़ लेना, ठीक है। अब मृदा का निर्माण पढ़ो, मृदा का निर्माण कैसे होता है ये मैं पढ़ाती हूँ। चट्टानों का क्षरण, यानी कि मृदा के निर्माण में सम्मिलित प्रक्रिया एवं मंद, क्रमिक और सतत है। वे सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जनक शैलों चट्टानों का अपघटन होता है, सामूहिक रूप से क्षरण कहलाते हैं, ठीक है। और इनमें क्या भौतिक और रासायनिक और जैविक कर्मक सम्मिलित है। अब भौतिक क्षरण कैसे होता है, देखो चट्टानों पर कार्य करने वाले यांत्रिक बल भौतिक क्षरण करते हैं, ठीक है। जैसे कि तापमान में उतार चढ़ाव से चट्टान की सतह पर विस्तार और संकुचन होता है, जिससे क्या होता है, दरारें बन जाती हैं, दरारें और संधें बनती हैं।
और ठंडे मौसम में क्या होता है कि दरारों में उपस्थित जल जमा होता है और बर्फ़ के बनने से इनके क्या होता है, विस्तार हो जाता है। समझ रहे हो? विस्तार के बल से चट्टान टूट जाती है। टूटी चट्टान के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ढलानों से लुढ़कते हुए नीचे आते हैं और छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। क्या होता है फिर? ओलावृष्टि, वर्षा और तेजी से बहती नदियाँ क्या करती, भौतिक क्षरण के प्रमुख कर्म। अब ये जो छोटे छोटे बालू के कण कहलाते हैं और घर्षण कार्य क्या होता है, चट्टान की सतह पर अब घर्षण करती हैं। ठीक है, यही सब बाद में क्या करते हैं, एक मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है, विंध्याचल पर्वतों के वनों में ये सामान्य रूप से देखा जाता है कि वृक्षों की जड़ें अक्सर पत्थरों की दरारों को भेद करती हैं और समय के साथ जड़ों की अरे वृद्धि से चट्टानें विघटित हो जाती हैं। रासायनिक क्षरण देख लो कि चट्टानें विघटित होते समय क्या होते हैं कि रासायनिक परिवर्तनों से भी गुजरती हैं। कैसे? जल चट्टानी पदार्थों के एक या अधिक घटकों के घुलने से अथवा उनके साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन करने का भी एक प्रमुख कर्मक है। घुले हुए पदार्थों की उपस्थिति और गर्म तापमान रासायनिक क्षरण को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि रासायनिक क्षरण की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रिया जल अपघटन की प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है कि जल H+ और OH आयनों में विघटित हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं खनिजीकरण और ह्यूमसीकरण। इसमें क्या होता है कि भौतिक क्षरण के फलस्वरूप चट्टानें छोटे कणों में टूट जाती हैं, वही प्रक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मृदा निर्माण की आरंभिक अवस्थाओं में मृदा में क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ बहुत अधिक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, वनस्पतियों और मृदा जंतुजात बहुत विकसित नहीं होते हैं उस टाइम। ऐसी मृदाओं में क्या होता है, शैवाल, लाइकेन, मॉसेस और अन्य छोटे प्रकार के पौधे उगते हैं और अपनी मृत्यु तथा अपक्षय से कार्बनिक पदार्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, जब उनकी मृत्यु होती है तो तब वो उनसे कार्बनिक पदार्थ उसमें प्रदान होते हैं, ये पहले से नहीं होता है वो। समय के साथ विभिन्न प्रकार के पादप, जंतु और सूक्ष्मजीव ऐसी मृदाओं में निवाह बना लेते हैं। ठीक है, और ह्यूमस पढ़ते हो। अब फिर क्या होता है कि जो ये विघटन की प्रक्रिया जो होती है जिसे अपघटन भी कहते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणुओं के कवकों द्वारा होती है और कार्बनिक पदार्थों का विभिन्न यौगिकों जैसे इनके उत्पन्नों में विघटित कर देते हैं। ठीक है, इन यौगिकों को आगे सरल पदार्थों में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज में विघटित कर दिया जाता है और ये बाद वाली प्रक्रिया खनिजीकरण कहलाती है। ठीक है, अब ह्यूमस क्या होता है कि अवशेषी अवपूर्ण से विघटित कार्बनिक तत्व जो खनिजीकरण के बाद बचता है वो क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है और इसके बनने की प्रक्रिया ह्यूमसीकरण कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखो कृषि एवं अतिचारण के कारण हुए परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुए? अब देखो क्या है ना, मनुष्य द्वारा उसकी कृषि पशुचारी क्रियाओं द्वारा होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों को आसानी से हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। देखो, पहला तो है पारंपरिक खेती के द्वारा परिवर्तन, ठीक है, और दूसरा है आधुनिक कृषि के द्वारा परिवर्तन। अब देखो, पारंपरिक कृषि से तो क्या होगा, पारंपरिक कृषि की विशेषताओं में भूमि का विरूपण, वनोरूपण के साथ मृदा संरक्षण की हानि, मृदा अपरदन और मृदा प्रदूषण की कमी ये देखी जा रही है। अब अतिचराई जो होता है, ओवर ग्रेजिंग की अधिकतम पशुधन उत्पादन के लिए भूमि संसाधनों के दोहन का सह उत्पाद है। अब जबकि आधुनिक कृषि में अभी क्या हो रहा है, पर्यावरण पर पारंपरिक कृषि के दायी प्रभाव जारी है। इसमें सिर्फ आधुनिक कृषि के तरीकों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव भी सम्मिलित हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, अत्यधिक सिंचाई से क्या होगा, लवणीकरण और जल प्लावन दोनों समस्याएं होती हैं, जिससे क्या होगा, भू जल स्तर के बढ़ने के साथ ही भूजल संसाधनों का न्यूनीकरण भी होता है। इसी प्रकार रासायनिक उर्वरकों को मिलाने से मृदा में क्या होता है, सूक्ष्मजीवों की कमी हो जाती है, सूक्ष्म पोषकों की कमी हो जाती है। अब हम रासायनिक उर्वरक मिलाएंगे तो जो पहले से मौजूदा सूक्ष्म पोषक है उनकी कमी तो हो ही जाएगी और क्या होगा, जल निकायों का सुपोषण हो जाता है और बच्चों में क्या होता है, नाइट्रोसोएनीमिया हो जाता है। अब हम देखते हैं भूमि निम्नीकरण। अब भूमि निम्नीकरण क्या होता है कि भूमि में गुणवत्ता में कमी की प्रक्रिया होती है, भूमि निम्नीकरण। ठीक है, अब कैसे हो रहा है भूमि की गुणवत्ता में कमी की प्रक्रिया कैसे हो रहा है? सामान्य रूप से अगर हम देखें, इसे मृदा की उत्पादन करने की क्षमता में गुणात्मक, मात्रात्मक और सेवा वस्तुओं में कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे कि मानव क्रिया है जिसके द्वारा भूमि की निम्नीकरण हुआ है, जैसे कि वनोरोपण, खेती, ठीक है, नदियों का बांध बनाना, औद्योगिकरण, खनन, ठीक है,
विकास कार्य जैसे मानव बस्ती, सड़कों, राजमार्गों, ठीक है, परिवहन तथा संचार के शौचालयों का निर्माण इत्यादि सम्मिलित है। अब आगे देखो, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ना, जैसे कि सूखा है, बाढ़ है, भूस्खलन, इनसे भी भूमि के निम्नीकरण हो रहा है। भूमि उपयोग में क्या अवस्था आती है, उससे मानव समुदाय में विकास से बहुत परिवर्तन हुआ है, ठीक है। यद्यपि औद्योगिकरण से पहले के युग में प्रकृति की पुनरुद्धारी क्षमता इन परिवर्तन को संभाल लेती थी। अब तो फिर औद्योगिकरण के बाद तो फिर बहुत ही परिवर्तन हो गया, ठीक है। वर्तमान समय में भूमि के अति दोहन और मृदा निम्नीकरण चिंताजनक अनुपात में बढ़ गया है। अब देखो कितना, यहाँ पे देखो ये टॉपिक ये पूरा पढ़ लेना, एग्जाम में यहाँ से पक्का क्वेश्चन घुसेगा तो घुसेगा, ठीक है। अब भूमि और मृदा के बारे में हम पढ़ें तो इसका भी एक पूरा यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, इसको भी पढ़ लेना। पर्यावरणीय निम्नीकरण से न सिर्फ भूजल स्तर में कमी आई है, बल्कि इससे भूमि निम्नीकरण, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण में भी क्या हुआ है, मरुस्थलीकरण भी हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम भी डिटेल पढ़ लेना, ठीक है। इतना है। अब केस स्टडी दे रखा है प्रयत्न समिति, ठीक है, इसको भी केस स्टडी तो अब खुद से पढ़नी है ही है, ठीक है। और भूमि उपयोग योजना और प्रबंधन पढ़ते हैं हम। अब भूमि क्या है, एक समाप्त हो जाने वाला संसाधन है, ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन और भौतिक प्रक्रमों के लिए अत्यधिक संवेदनशील होती है। भूमि का उपयोग उसकी उपयोगिता और क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए, ठीक है। अब भूमि का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो उसकी उपयोगिता के अनुसार और क्षमता के अनुसार किया जाना। अब उस भूमि की क्या है, एक क्षमता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, निरंतर हम वनों को काटते जा रहे हैं, ठीक है। भले ही वो सड़कों का निर्माण करना हो, ठीक है, नई नई बिल्डिंग बनानी हो। अब देखो जहाँ पे आवश्यकता है तो वहाँ पे उपयोग करने में कोई दोराई नहीं है, क्योंकि ठीक है वहाँ पे हमें ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे दूर दूर तक लोगों को पैदल आना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई बीमार भी हो गया कोई व्यक्ति तो उसको सड़क की व्यवस्था नहीं होती, तो वहाँ के लिए तो पेड़ों को कटना आवश्यक ही है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर पेड़ों का कटान हो गया है तो जो जहाँ पे सड़क, हम पेड़ों का जहाँ पे और जगह हम पेड़ों का लगा भी तो सकते हैं सड़कों के किनारे, ठीक है, पेड़ों को भी लगा सकते हैं। अगर हम कटान कर रहे हैं तो एक पेड़ काट रहे 10 लगाओ, ठीक है। और जैसे कि हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो हम ऐसी जगह बिल्डिंग्स बनाए जहाँ पे नहीं है पेड़। हम अब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अभी हम अपनी ज़िंदगी आसानी से काट लेंगे, ठीक है, अच्छे से हम उनका यूज़ कर लेंगे, ठीक है, अपना हम फ़ायदा कर लेंगे, लेकिन भावी पीढ़ियों के लिए क्या, हम जो है हम अच्छे से कर लें, उपयोग कर लेंगे, लेकिन बाद के लिए ये बहुत नुकसानदायक होगी ये चीज़ें, ठीक है। कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा हम देखने को मिलेंगे, हमारे जल की समस्या, भूमि की समस्या, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी निरंतर बढ़ती जाएगी, ठीक है। इतना हमें समझना चाहिए। देखो चूँकि बढ़ती जनसंख्या के लिए, भोजन के लिए और खेती के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता है, ठीक है। अतः उर्वर कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य जैसे कि सड़कों और इमारतों के निर्माण के लिए अतिक्रमण कम से कम होना चाहिए। यही बात तो मैं बोल रही हूँ, जो खेती के लिए भूमि है, जो वन है, उनको एकदम बंद कर देना चाहिए कि वहाँ कोई अपना उपयोग नहीं करेगा, कोई इमारतें नहीं बनेंगी, कोई सड़कें नहीं बनेंगी वहाँ पर, ठीक है। हम समझ के भी तो कर सकते हैं कि हमें इतना सोचना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे यूज़ के लिए हैं उनमें हम क्यों नुकसानदायक करें, क्यों करें हम। सबसे जो वो होता है ना, हम भगवान ने बनाया सबसे, मनुष्य ही जो सबसे बुद्धिमान जीव बनाया, और मनुष्य ही अपने नुकसान के लिए तुला हुआ है, ठीक है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ तक संभव हो सके वन आच्छादित रखना चाहिए, क्योंकि वन ईंधन, चारे, इमारत, लकड़ी के लिए संसाधन का कार्य करते हैं और वन पशुपालन के लिए स्थान प्रदान करते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही बात है, हमें जो वन है वो उनको आरक्षित कर देना चाहिए, ठीक है। एक तो जहाँ पे कोई ना हो, कुछ वहाँ पे पशु चारण भी कम से कम हो, या फिर वहाँ पे पशुओं का जाना भी बंद हो, क्योंकि है ना। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि नए नए जो वो होते हैं पशु भी फिर भी उतना नुकसान नहीं करते, लेकिन हालांकि जो वन होते हैं वहाँ पे कोई ऐसे पेड़ लगाने तो जाता है नहीं, बीज गिरते हैं और नए पेड़ का निर्माण होता है। जो छोटे पेड़ होते हैं उनको पशु खा लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए भी हमें समझना चाहिए। अब पेड़ होते हैं ना, इसके अतिरिक्त वन भूजल को बढ़ाने में सहायक होते हैं पेड़, क्योंकि क्या करते हैं, ये मुक्त सतह वहाँ जल के प्रवाह में बाधा पहुँचाते हैं, जिससे जल भूमि द्वारा अवसित हो जाता है और बाढ़ से बचाव होता है। मृदा प्रबंधन देखो कैसे कर सकते हैं हम, 2 तरीक़ों से होता है, यानी कि मृदा अपरदन को कम करना या रोकना, या फिर मृदा की उत्पादकता को पुनः
प्राप्त करना। ठीक है, ये डायग्राम देख सकते हैं, नियंत्रण के बारे में है। ठीक है, चंबल के दर्रे यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, इसका पढ़ लेना। मृदा बंधन का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण तरीका है घासों, झाड़ियों, वृक्षों को उगाना। इससे क्या होगा, निकासी तंत्र का निर्माण जो मुक्त अनियंत्रित जल प्रवाह को रोक सकेगा। ठीक है, पतली नहरें, नालियाँ बनेंगी, उनसे क्या, उनसे गहरी संकरी घाटियों का विकास, जिससे दर्रे बन जाते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। अब मृदा बीमारी का उपचार, मृदा जो बीमारी है उसका उपचार हम देखें। विश्राम के बगैर अति उपयोग के कारण मृदा में क्या होता है कि वांछित पोषकों की कमी हो जाती है। ठीक है, अब ये तो होते हैं विश्राम के, अगर कोई भूमि है ना उस पर निरंतर हम हर वर्ष हम खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। हमें क्या करना है, रुक रुक के खेती करनी चाहिए। ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई खेत है तो उसमें प्रतिवर्ष अगर हम खेती कर रहे हैं 3-4 साल से, तो साल में गुणवत्ता में कमी आ जाती है, पोषक तत्व में कमी आ जाती है। ठीक है, इसलिए हमें वहाँ पे क्या होता है कि पोषकों की कमी हो जाती है। अब सब्जियों के चक्कर जैसे कि मटर और फली से पोषकों की कमी को दूर करने में सहायक मिलती है। तो अगर हम सब्जियों का क्या करेंगे, चक्रण करेंगे, हम बदलाव करके भी खेती कर सकते हैं। जैसे कि मटर और फली से क्या होगा, पोषकों की कमी को दूर करने में सहायता मिलती है। फलीदार पौधे जैसे कि मटर मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, इस प्रकार उसकी बंधन क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाती है। ठीक है, फसलों की जड़ें और प्ररोह तथा उनके बचे भागों को खेतों में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे मृदा को अपरदन से बचाया जा सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं बोध प्रश्न 2 दिया गया है। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसके आंसर भी दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की सबसे ऊपरी परत बनाती है। ठीक है, हमें देखो आंसर दे रखा है कि मृदा भूमि की सबसे ऊपरी परत बनाती है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि चट्टानों पर क्रिया करने वाले यांत्रिक बल भौतिक क्या होते हैं, क्षरण। ठीक है, क्षरण दिया गया है, क्षरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सारे आंसर भी दे रखे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चारागार अधिकतम। ठीक है, गांव उत्पादन के लिए भूमि संसाधन का दोहन का सह उत्पादन। फोर्थ में हमारा आएगा भूमि निम्नीकरण। ठीक है, फिफ्थ हमारा आएगा फिफ्थ में हमारा आएगा क्या, चारागार और गांव। सिक्स में हमारा उपयुक्तता और क्षमता। लास्ट हमारा क्षमता और मृदा। ठीक है, और थर्ड में हमारा अतिचराई और पशुधन था। ठीक है, यहाँ पे ठीक कर लेना आप। क्वेश्चन जो है उनको आप यहाँ से मिला सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में सबसे अच्छी बात होती है कि मैं लास्ट में आंसर दिए रहते हैं, तो ये आप यहाँ से मिला लेना। ठीक है, तो ठीक है, अब नवीकरण और अनवीकरण संसाधन क्या है, ये उदाहरण दीजिए। यहाँ पे दे रखा है, मैंने आपको भी पढ़ा रखा है। जल संरक्षण और भूमि प्रबंधन के आवश्यक तत्व का वर्णन कीजिए। ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो चलो, आई होप आपको चैप्टर अच्छे समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस जो बहुत प्रश्न है उनके आंसर एक बार मिला लीजिएगा। यहाँ पे अगर उनसे थर्ड क्वेश्चन अगर कोई कहीं टॉपिक पर कोई गलती हो, ठीक है, आप क्वेश्चन मिला सकते हैं पीछे से। और आई होप आपको चैप्टर अच्छे समझ आ गया होगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।